हाय दोस्तों, वेलकम टू गारू क्लासेस। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस। ऑलरेडी मैं टेक्निकल एनालिसिस का 2 क्लास ले चुका हूँ। वो पहला क्लास में टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल के बारे में मैंने डिस्कस किए थे, एंड जो सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस किए थे जो विद द हेल्प ऑफ चार्ट ग्राफ्स कैसे प्राइस प्रेडिक्शन करना है प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स का इन टेक्निकल एनालिसिस, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग अभी मेरा वो पहला वाला 2 वीडियो नहीं दिखा है, मेरा चैनल के जाके वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद तुमको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज आ जाएगा। जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे न्यू फाइनेंस का, कॉमर्स मैनेजमेंट का वीडियो, उसके साथ साथ एनटीए नेट का पेपर 1 का वीडियो देखने मिलेगा। देखो, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत सारा इंडिकेटर्स होता है। इसके बेसिस में हम प्रेजेंट और फ्यूचर का प्राइस डिटरमाइन करते हैं। ओके, जैसे पहला विद द हेल्प ऑफ चार्ट, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, जो कैंडल स्टिक चार्ट है, उसके मदद से हम प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्राइस ट्रेंड कर सकते हैं प्रेजेंट फ्यूचर के। सिमिलरली और मैथमेटिकल इंडिकेटर्स भी है, हम वो मैथमेटिकल इंडिकेटर्स को हेल्प लेके भी हम कैलकुलेशन करके बता सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या प्राइस रहने वाला है स्टॉक मार्केट में। सिमिलरली और मार्केट इंडिकेटर्स भी है, उसको मदद लेके हम मीन्स प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन आज के क्लास में मैं डिस्कस करूंगा जो मैथमेटिकल इंडिकेटर्स है, उस मैथमेटिकल इंडिकेटर्स का हेल्प से हम कैसे प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखो, मैथमेटिकल इंडिकेटर्स का पहला इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। ओके, मूविंग एवरेज एक मैथमेटिकल इंडिकेटर्स होता है। इसलिए ये यूज होता है मूविंग एवरेज मेथड्स। ये अंडरलाइंग द ट्रेंड ऑफ द प्राइस मूवमेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए ये मूविंग एवरेज मेथड यूज होता है। एंड बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज होता है। मूविंग एवरेज 2 टाइप्स होता है, क्या क्या? एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है और एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। देखो, उससे आइदर सिंपल मूविंग एवरेज हो और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन हर मीन्स टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज मेथड्स के अंदर ये किसके ऊपर बेस होता है? क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स के ऊपर बेस होता है। हमको जो प्राइस ट्रेंड को प्रेडिक्शन करने के लिए, प्राइस जो मूवमेंट चेंजेस हो रहा है उसको प्रेडिक्शन करने के लिए हमको किस डाटा के ऊपर मीन्स डिपेंड होना पड़ेगा? वो क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर्स के ऊपर। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक। देखो, मूविंग एवरेज का 2 मेथड्स बाद 2 टाइप्स मैंने बताया, एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये दोनों मेथड बाद दोनों एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए तुमको क्या चाहिए? क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स चाहिए। लेकिन पहला मेथड है सिंपल मूविंग एवरेज। इस मेथड में, सिंपल मूविंग एवरेज मेथड में क्या हम चाहिए, क्या डाटा चाहिए, एंड इस डाटा यूटिलाइज करके हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ओके, देखो, जो सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ये क्या होता है? सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ ए शेयर फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज। इसका मतलब क्या है? देखो, एवरेज का मतलब क्या है? सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये कॉमन ही एवरेज का एक जो मीन होता है उसका ही फॉर्मूला है, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द आइटम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द आइटम। यहाँ पे सिमिलरली हम कितने डे का मीन्स एवरेज निकालना चाहते हैं, कितने डे का प्राइस का एवरेज लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे सिमिलरली सिंपल मूविंग एवरेज उस मेथड से पूरे डायरेक्टली रिलेटेड है। देखो, एवरेज कैलकुलेशन का पहला फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ द प्राइसेस ऑफ ए शेयर्स ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज। धरो सपोज हम 5 डेज का शेयर का मीन्स मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। 5 डेज का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस को ऐड करना है, उसके बाद 5 डिवाइड करना है, वहां से सिंपल मूविंग एवरेज निकल के आएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट 5 डे के बाद नेक्स्ट 6 डे का, नेक्स्ट डे का कैलकुलेशन करना है। ओके, जो पहला 5 डेज 1 2 3 4 5 ये था, 5 डेज का हमने कैलकुलेशन कर लिया, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लिख दिया। ओके,
उसके बाद 6 डे का मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना होगा। वहां पे क्या है, जो पहला वाला डे का वैल्यू को माइनस करना है और जो 6 डे का वैल्यू को ऐड ऑन करना है। हम उसको प्रॉब्लम से अच्छे से समझाऊंगा। ओके, जो सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेटेड होता है, यहाँ पे इज एवरेज कैलकुलेटेड बाय न्यू प्राइस को ऐड करना है, एक्सक्लूडिंग ओल्ड प्राइस करना है, जैसे मैंने तुमको अभी बताया। उसको तुमको एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूँ। देखो, हमको यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे कितने डे का हमको एग्जाम्पल में दिया गया, 5 डे का। हम 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन, तुम और भी ले सकते हो, 6 डे ले सकते हो, 7 डे ले सकते हो, 10 डेज ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी। लेकिन हम इस एग्जाम्पल के अंदर 5 डे लेके सब कुछ करने वाला हूँ। ओके, कोई दिक्कत वाली नहीं है। तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा, मीन्स तुम जितने डे भी हो जाए, ओके, उतना डे का लेके सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो, यहाँ पे जो पहला कॉलम है, यहाँ पे क्या दिया गया, जो नंबर ऑफ डेज दिया गया। ओके, 1 से 15 डेज का डाटा दिया गया। सेकेंड कॉलम में क्या दिया गया, क्लोजिंग प्राइस दिया गया 15 डेज का। ओके, फर्स्ट डे का क्लोजिंग प्राइस क्या है, 33, सेकेंड डे का क्या है, 35, ऐसे हर डे का 15 डेज का क्लोजिंग प्राइस दिया गया। हमको क्या कैलकुलेशन है, सिंपल मूविंग एवरेज। देखो, हमको ये 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना है। हमको यह क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट एक कॉलम बना दीजिए, ये तुमको बनाना होगा, यहाँ पे नहीं दिया होगा, टोटल प्राइस ऑफ द 5 डे का टोटल प्राइस, क्योंकि 5 डे का हमको मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना है। सपोज 6 डे का कैलकुलेशन करना है तो 6 डे लिख दीजिए एंड 6 डे का वैल्यू को ऐड ऑन करना पड़ेगा। ओके, सिंपल। देखो, फर्स्ट डे के अंदर ब्लैंक छोड़ दीजिए, सेकेंड डे को भी छोड़ दीजिए, थर्ड डे को भी छोड़ दीजिए, फोर्थ डे को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको 5 डे के जो दिन 5 डे पूरा हो जाएगा, उस दिन हमको वो वैल्यू कैलकुलेशन करना है, टोटल प्राइस ऑफ 5 डेज। देखो, यहाँ से 33 से 5 कितने तक आ रहा है, ओके, 39 आई थिंक। देखो, हाँ, 39 मीन्स 33, 35, 37.5, 36, 39, ये 5 वैल्यू को तुमको ऐड ऑन करना है, समेशन करना है। ओके, समेशन करने से कितना आ रहा है, 180.5, ये 5 वैल्यू को ऐड ऑन करना है। 5 डे का क्लोजिंग प्राइस को ऐड करना है। ओके, ऐड कर दिया। उसके बाद 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेशन होगा, उसके 5 डिवाइड कर दीजिए। सिंपली वैल्यू ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ ऑल 5 डेज, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑल 5 डेज डिवाइडेड बाय 5। ओके, ये कितना आ गया, ओके, 36.1 आ गया। ये क्या है, ये क्लोजिंग प्राइस ऑफ 5 डे का पहला मूविंग एवरेज। ओके, सिमिलरली 6 डे का कैसे कैलकुलेशन करना है, 6 डे का कैलकुलेशन क्या है, 40 क्या है, नेक्स्ट करंट प्राइस है 40 का। देखो, हमको क्या करना है, पहला टोटल कितना पे थे 5 डे का, 180.5। ओके, वहां से हमको क्या करना होगा, जो रिसेंट वाला 6 डे का ऐड ऑन करना है। 6 डे का क्लोजिंग प्राइस क्या है, 40 है। ओके, वो पहले वाला वैल्यू जो फर्स्ट जो क्लोजिंग प्राइस था उसको माइनस करना है। ओके, 33। ओके, बार बार तुमको एडिशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से सिंपली हमने तो ऑलरेडी 5 क्लोजिंग प्राइस का वैल्यू निकाल चुका है, यहाँ पे 180.5। वहां से सिंपली जो न्यू वैल्यू है नेक्स्ट डे का ऐड ऑन करना है, क्लोजिंग प्राइस 40 रुपीज। ओके, माइनस क्या करना है, जो पहला वाला 33 रुपीज था माइनस करना। यहाँ से सिंपली टोटल 5 डेज का आ जाएगा, वहां से डिवाइड करना है 5। ओके, कितना आ गया, ओके, नेक्स्ट डे का ऐड ऑन करने से 187.5 डिवाइडेड बाय 5, ये 37.5 आ रहा है। सिमिलरली एक पहला वाला छोड़ना है, ओके, नेक्स्ट ऐड करना है। ऐसे करने से तुमको सिंपल मूविंग एवरेज सब्सिक्वेंट, जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जितने भी डे है वहां से सबका मूविंग एवरेज कैलकुलेशन हो जाएगा। ओके, ये अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये एक बार समझ में आ जाएगा ना, वो जितने भी डे का क्वेश्चन दिया होगा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, सपोज यहाँ पे 5 डे दिया गया, नीचे 5 ऑल जितने भी ये है सबके नीचे 5 डिवाइड होगा, लेकिन 6 डे दिया होगा तो 6, 10 डेज दिया होगा तो 10 डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, जितना डेज का तुम कैलकुलेशन कर रहे हो उतना ही तुमको डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया गया, देखो, फर्स्ट टोटल 180.5 निकल के आया है कॉलम 3 के अंदर।
ये कैसे ऑब्टेन किया गया, जो 33, 35, 37.5, 36, 39 को हरण किया गया, जो क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट 5 डेज का था, उसके बाद 5 डिवाइड किया गया। ओके, उसके बाद 5 डिवाइड। सिमिलरली नेक्स्ट डे का कैसे कैलकुलेशन हुआ, 5 डेज के बाद 6 डे का, जो फर्स्ट 5 डे का टोटल क्लोजिंग प्राइस कितना था 180.5, प्लस सिंपली जो न्यू डे 6 डे का वैल्यू कितना है 40 माइनस 33 करने से सिंपली निकल के आएगा। उसके बाद वो जो वैल्यू होगा टोटल वैल्यू, वहां से 5 डिवाइड करने से तुमको निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये था सिंपल मूविंग एवरेज। सिमिलरली उसका मैंने बताया मूविंग एवरेज का 2 टाइप्स, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक क्या है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तुमको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ओके, कैसे होता है ये देखो। ये मैथमेटिकल इंडिकेटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, देखो अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, जो मैथमेटिकल इंडिकेटर्स है। ओके, ये मैथमेटिकल इंडिकेटर्स क्या है हमको अभी डिस्कस करूंगा। ओके, मैथमेटिकल इंडिकेटर्स के अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, देखो इस मेथड का फॉर्मूला क्या है, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए का फुल फॉर्म। यहाँ पे क्या करना है, करेंट क्लोजिंग प्राइस बा प्रेजेंट डे का क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इनटू फैक्टर प्लस प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, या ये चीज याद रख लीजिए, क्या क्या चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए कंपोनेंट क्या चाहिए, एक तो करेंट डे का क्लोजिंग प्राइस चाहिए, उसके बाद और क्या चाहिए, जो प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए, उसके बाद एक फैक्टर चाहिए। इतना ही चीज चाहिए, उसका फॉर्मूला अच्छे से याद रख लीजिए। ये फॉर्मूला हमेशा हर जगह में यूज होगा। ओके, ये फॉर्मूला का बेस करके तुम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, देखो पहला वाला चीज क्लोजिंग करेंट क्लोजिंग प्राइस था, ये क्वेश्चन में दिया होगा, तुमको कोई यहाँ पे मेहनत करना नहीं होगा। नहीं दिया होगा तो तुम वेबसाइट से bscindia.com और nscindia.com से तुम उसको ले सकते हो। अदरवाइज तुम वहां से नहीं ढूंढ सकते हो तो जो investing.com है, वहां पे जाके एक पर्टिकुलर शेयर का नाम सर्च करने से वो शेयर आ जाएगा, उसका क्लोजिंग प्राइस क्या है उस दिन का वो तुम निकाल सकते हो। वो क्लोजिंग प्राइस तुमको इजीली मिल जाएगा, फ्री में कोई मेहनत नहीं करना होगा। उसके बाद फैक्टर क्या है, फैक्टर मींस अभी हम 5 डे का कैलकुलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे एन क्या है, एन है फैक्टर्स। ओके, ये नंबर ऑफ डेज कितने, सपोज 5 डेज लिया है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 डे लिया होगा तो 6 डे का यहाँ पे 6 होगा, 10 डेज लिया होगा तो 10 होगा, ये फैक्टर एन नंबर ऑफ डेज जो होता है। ओके, फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 2/n+1। ओके, मीन्स 2 न्यूमिनेटर में होने वाला है, वो नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है n+1। n का तुमको 2/n+1। ओके, ये फॉर्मूला है फैक्टर का फॉर्मूला। फैक्टर कैसे कैलकुलेशन होता है, n का कैसे कैलकुलेशन होता है, n मींस नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच एवरेज इज टू बी कैलकुलेटेड, कितने दिन का तुम एवरेज कैलकुलेशन कर रहे हो। यहाँ पे तो हम 5 डेज का ले रहे हैं, 5 डेज का हम 5 उसको लेके कंसीडर करेंगे। ओके, अभी कैलकुलेशन करके तुमको दिखाता हूँ। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ओके, देखो ये वाला कॉलम नहीं था, ये वाला कॉलम नहीं था, जो एग्जाम मींस कैलकुलेशन ऑफ 5 डे ईएमए मीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर ये वाला कॉलम नहीं है, हम कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। ओके, ये कैसे कैलकुलेशन हुआ, देखो पहला वाला मींस फर्स्ट कॉलम के अंदर जो डेज दिया गया, ये 10 डेज का डाटा दिया गया। 10 डेज का सेकंड कॉलम जो क्लोजिंग प्राइस का कॉलम दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, 10 डेज का क्लोजिंग प्राइस दिया गया। ओके, हमको क्या कैलकुलेशन करना है, एवरी डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना है। ओके, देखो हमारा फॉर्मूला में क्या है, करेंट क्लोजिंग प्राइस। देखो फर्स्ट डे का क्लोजिंग प्राइस जो है 33, ये भी करेंट डेज का क्लोजिंग प्राइस, लेकिन प्रीवियस ईयर बा प्रीवियस ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने तो कैलकुलेशन अभी तक नहीं किया। हमारा प्रीवियस बा उसका मींस करेंट का प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं है। फर्स्ट डे का तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है, हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको जो क्लोजिंग प्राइस है करेंट क्लोजिंग प्राइस, उसको मानना होगा क्या, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। ओके, ये हर प्रॉब्लम में ऐसे करना है। हमको फर्स्ट डे का प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, हमको क्या करना है, जो करेंट ईयर का क्लोजिंग प्राइस है उसको मानना होगा क्या, जो हमको
जो प्रीवियस मीन्स टोटल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको मानना है। देखो 33 करंट क्लोजिंग प्राइस है, उसको 33 हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको अज्यूम कर लिया। मीन्स हम तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो सेम होता है, क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फर्स्ट डे का तो काम खत्म हो गया, उसके बाद सेकेंड डे का कैसे कैलकुलेशन होगा ये तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो फैक्टर एक चीज चाहिए, एक कंपोनेंट चाहिए था फैक्टर। ओके, फैक्टर कैसे कैलकुलेशन होगा, फॉर्मूला 2/n+1। ओके, 2 तो ये कांस्टेंट वाला चीज। ओके, यहाँ पे n क्या है, 5 डे का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ डेज, यहाँ पे 5+1। ओके, देखो 2/, ओके, नीचे क्या आ जाएगा, 6 आएगा, उसको हमने काट दीजिए तो ये 0.33। ये हमेशा ऑल मीन डे के लिए ये फैक्टर यूज होगा, 0.33। उसके बाद देखो सेकेंड डे का हमको क्या कैलकुलेशन करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फॉर्मूला क्या है पता है, क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस ईएमए मींस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ओके, उसके बाद इनटू फैक्टर प्लस प्रीवियस ईयर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो सेकेंड डे का करंट क्लोजिंग प्राइस क्या है, सेकेंड डे का प्राइस जो होता है क्लोजिंग प्राइस 35 रुपीज, यहाँ पे जो लिखा है 35 रुपीज, 35 माइनस क्या है, प्रीवियस ईएमए। प्रीवियस ईएमए मींस जो फर्स्ट डे का उसका जो सेकेंड डे का प्रीवियस ईएमए मींस 33 है, जो हमने क्लोजिंग प्राइस को अज्यूम किए थे वो ईएमए के तरह। ओके, 33 है, 35 करंट क्लोजिंग प्राइस माइनस 33 जो ये वाला चीज, देखो मैं तुमको एरो मार्क करके इंडिकेटर कर रहा हूँ। ओके, अच्छे से गलत से उसका पहले वाला नहीं ले लीजिए, क्योंकि पहला वाला सेम है, 33 है। ओके, हमको इस थर्ड कॉलम से ये वाला चीज उठाना है। उसके 35 माइनस 33 ब्रैकेट के अंदर लिखना है, उसके बाद फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, क्या 0.33 हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूं यहाँ से, प्लस 33 क्या है, हमारा जो पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको माइनस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए फैक्टर्स वैल्यू से, प्लस एड ऑन कर दीजिए प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। कैलकुलेशन कैसे आ रहा है, वैल्यू 33.66। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, 33.66 आया है वैल्यू। मैं क्लियर कर देता हूँ, अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे आ रहा है ना 33.66। देखो ये सेकेंड डे का आ गया। सिमिलरली ऑल डे का ऐसे कैलकुलेशन करना है, सिमिलर फॉर्मूला डाल के। ओके, मैं और एक तुमको करके दिखा रहा हूँ। देखो हमने थर्ड डे का मैंने तुमको करके बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, थर्ड डे का करंट प्राइस कितना है, 37.55। देखो वैल्यू क्या है, 37.5। ओके, ये क्या है, करंट क्लोजिंग प्राइस थर्ड डे का। ओके, उसका प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, यहां से मैं एरो मार्क करके दिखा रहा हूं, 33.66। ओके, 33.66। ओके, ये आ गया, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। उसके बाद क्या मल्टीप्लाई करना था, फैक्टर वैल्यू कितना है, 0.33। ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूं, ये सभी के लिए सेम है, प्लस प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो पहला वाला था 33.66। ओके, उसको कैलकुलेशन कर दीजिए, ये कितना आ गया, 34.93 ये आ गया। ये कैलकुलेशन करने से आ जाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट ऑल डेज का ऐसे तुमको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना है। ओके, सिमिलरली। ओके, देख और एक तुमको बता रहा हूं, तुम्हारा और एक अच्छे डाउट क्लियर करना है। लास्ट डे 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेशन होगा। 10 डेज का मींस क्लोजिंग प्राइस कितना है, 42 है, 42 माइनस हमारा जो प्रीवियस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितना है, देखो ये 42 वो 9 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कंसीडर करना है, 39.37। ओके, ये प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने माइनस कर दिया, इनटू फैक्टर वैल्यू क्या है 0.33, 0.33 था। ओके, प्लस क्या कर दिया, फिर हमारा फॉर्मूला हिसाब से 39.37 जो वैल्यू था। ओके, 9 डे का ये वैल्यू। ओके, उसका प्रीवियस डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग ऐड ऑन करने से निकल के आ जाएगा। ओके, ये समझ में आएगा। हाँ, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, ये थर्ड डे का ऐसे कैलकुलेशन करना है, उसके ऑल डे का ऐसे सिमिलरली कैलकुलेशन करना है, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके,
उसके बाद हमने यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तुम ऐसे करेक्ट 5 डे का तुमको वैल्यू लेके कैलकुलेशन करना होगा। 6 डे को भी ले सकते हो, ओके, 7 डे का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज तुमको ध्यान रखना होगा, ओके। देखो यहाँ पे जो हमने बताया 5 डेज ले सकते हो, 10 डेज ले सकते हो, 20 डेज ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो मूविंग एवरेज है ना, उसको कुछ कैटेगरी किया गया है। कैटेगरी मीन्स शॉर्ट टर्म मीन्स ट्रेंड, ओके, लॉन्ग टर्म ट्रेंड और एक मीडियम टर्म ट्रेंड। जो हमको डे बेसिस में कितने दिन से कितने दिन होने से हम उसको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बोल सकते हैं, कितने दिन से कितने दिन के रेंज में आने से उसको मीडियम टर्म ट्रेंड बोल सकते हैं। ऐसे जो हमारा जितने भी जो 5 डे है, 5 डे से 10 डे के बीच एवरेज हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलाया जाएगा। याद रख लीजिए 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड आएगा यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ डे, ओके। 5 डे से 10 डे आएगा तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलाया जाएगा, ओके। 50 डेज और 50 डेज से ज्यादा कम बेसी भी हो सकता है, ओके। 48 49 भी मीडियम के अंदर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं जो 50 डेज ही कंसिडर करना होगा, ओके। 50 डेज उससे ज्यादा और उससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है, ओके। ये होगा तो 50 डेज एवरेज लिया जाएगा तो उसको मीडियम टर्म ट्रेंड बुलाया जाएगा। उसके बाद 200 डेज उससे ज्यादा होगा तो हम उसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुला सकते हैं, ओके। ये था जो मीन्स डे का ट्रेंड को कितना मीन्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लेकिन ज्यादा पॉपुलर क्या यूज होता है, ओके, टू मेजर शॉर्ट टर्म ट्रेंड और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड, ये ज्यादातर कॉम्बिनेशन यूज होता है ये मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए। हमने तो बताया 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड मीन्स शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड। लेकिन पॉपुलरली जो ज्यादातर यूज होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये दोनों के बीच डिफरेंस आएगा तो ये शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस क्या होता है, ये मैकडी होता है, ओके, मैकडी, ओके। मैं तुमको बताऊंगा मैकडी मूविंग एवरेज जो होता है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, ये होता है, उसको बताऊंगा, ओके। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो डिफरेंस होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको बोलते हैं मैकडी, ओके। हम जब मैकडी आएगा उसको बताऊंगा, ओके। उसके बाद देखो सेकंड जो मैथमेटिकल इंडिकेटर्स है ओलिसिटर्स, वो यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, मैं लिख दिया ओलिसिटर्स। ओलिसिटर्स क्या होता है, देखो ओलिसिटर्स एक अनदर मैथमेटिकल इंडिकेटर से, उसके हेल्प से, ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, क्लोजिंग प्राइस डाटा के ऊपर बेस करता है। उसके मदद से हम प्राइस ट्रेंड कर सकते हैं, ओके। प्राइस मूवमेंट कैसे चेंजेस हो रहा है उसको हम ट्रेंड को मेजर कर सकते हैं। देखो ये ओलिसिटर क्या हेल्प कर सकता है, ओलिसिटर्स हेल्प टू आइडेंटिफाई द overbought and oversold means oversold conditions, okay, and they also the possibility of trend reversals, okay। देखो ओलिसिटर्स एक मैथमेटिकल इंडिकेटर से, ये क्लोजिंग प्राइस डाटा के ऊपर बेस करता है। ये ओलिसिटर्स क्या मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, एक ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन, ओके, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस ट्रेंड के लिए ये मदद करता है। 2 चीज आएगा ओलिसिटर से, एक ओवरबॉट चीज आएगा, एक ओवरसोल्ड चीज आएगा, ओवरसोल्ड, ओके। देखो ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ये क्या है तुमको मैं बताऊंगा अभी, ओके। देखो दीज इंडिकेटर्स आर कॉल्ड द ओलिसिटर्स बिकॉज दे मूव अक्रॉस ए रेफरेंस पॉइंट। देखो दोनों रेफरेंस पॉइंट, एक ओवरबॉट है और एक ओवरसोल्ड है, उसके बीच ये चेंजेस होता रहता है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है, ओके, इसके बीच, ओके, उसको बोलते हैं ओलिसिटर्स, ओवरराइट एंड ओवरसोल्ड। अभी मैं तुमको बताऊंगा डिटेल से, ग्राफ भी समझाऊंगा ओवरबॉट क्या बोलते हैं और ओवरसोल्ड क्या बोलते हैं, ओके। देखो जो ओलिसिटर्स है उसका सब टाइप्स भी है, ओके, सब टाइप्स मैथमेटिकल इंडिकेटर्स भी है। जैसे यहाँ पे ROC मीन्स रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर्स, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर्स, ओके। ये सब टाइप्स है ओलिसिटर्स का, ओके। इट इज वेरी पॉपुलर ओलिसिटर्स which measures the rate of change of the current price as compared to the price a certain number of days or week। देखो ये पॉपुलर होता है, जो रेट ऑफ चेंज है एक सब टाइप्स होता है ओलिसिटर्स का। इसके अंदर क्या होता है, ये वेरी पॉपुलर होता है। यहाँ पे जो करंट प्राइस के अंदर चेंजेस हो रहा है रेट के अंदर, उसको कंपेयर किया जाता है, ओके,
प्राइस ऑफ द सर्टेन नंबर ऑफ डेज और वीक का, ओके, कुछ प्रीवियस डे का प्राइस के साथ, ओके, करंट डेज का प्राइस। सपोज देखो 7 दिन का प्राइस दिया गया 1 2 3 4 5, ओके, 6, ओके, 7। हमको 8 डे अभी हम 8 डे को कैलकुलेशन करना है। 8 डे का प्राइस के नीचे डिवाइड करना है उसका लास्ट, जितने तरह 5 डेज हमने लिया है, ये 6 लास्ट डे का प्राइस, उसको डिवाइड करने से हमको ये चीज आ जाएगा, ओके। उसको प्राइस रेशियो भी बोलते हैं। मैं तुमको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, ओके, दिखाऊंगा कि कोई अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, कैलकुलेट ये 7 डे रेट ऑफ चेंज, ईच डेज प्राइस इज डिवाइडेड बाय द प्राइस बाय प्रीबिल्ड 7 डेज एगो। देखो, ये एग्जांपल 7 डेज यहाँ पे दिया गया, 7 डे का प्राइस कंसीडर करना होगा। तुमको 8 डेज दिया होगा तो 8 डेज का प्रीवियस 8 डेज के लास्ट जो प्राइस है उसको कंसीडर करना होगा। देखो, उसको बोलते हैं प्राइस रेशियो बोलते हैं, ओके। उसको जो सब्ट्रैक्टेड किया जाता है, ओके, उसको प्राइस रेशियो। देखो, आरओसी का फॉर्मूला क्या है? आरओसी मींस रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर का जो रेट ऑफ चेंज है, आरओसी, आर स्टैंड फॉर रेट और वो स्टैंड फॉर ऑफ चेंज, सी स्टैंड फॉर चेंज। आरओसी मींस रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर्स का फॉर्मूला क्या है? करंट प्राइस ओवर प्राइस एन पीरियड एगो -1। ये टोटल आरओसी का फॉर्मूला है। जो ओनली ये पहला वाला पार्ट है, ओके, मैं तुमको कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, ओके। जो पहला वाला चेंज है, करंट प्राइस ओवर एन पीरियड्स ऑफ एगो ओनली, एक्सेप्ट 1 माइनस करके, एक्सेप्ट को छोड़ देने से उसको बोलते हैं प्राइस रेशियो, ओके। करंट प्राइस ओवर प्राइस ऑफ एन पीरियड्स ऑफ एगो, ये उसको प्राइस रेशियो बोलते हैं, प्राइस रेशियो, ओके। ये पहला, वहां से प्राइस रेशियो से -1 हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ओके, रेट ऑफ चेंज। अभी तुमको कैलकुलेशन करके बता रहा हूं, ओके, कैसे ये रेट ऑफ चेंज कैलकुलेशन होता है, ओके। देखो, ये तो फॉर्मूला, तुम फॉर्मूला याद रख लीजिए। फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला तुम कैसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? देखो, ये पहला कॉलम, इसके अंदर दिया गया नंबर ऑफ डेज, ये कितने डेज? 18 डेज का दिया गया, ओके। उसका कितने भी दिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुमको कैलकुलेशन मींस आ गया अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम क्लोजिंग प्राइस, ये क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ डेज और क्लोजिंग प्राइस। नंबर ऑफ डेज कितना है? 18 डेज से है, क्लोजिंग प्राइस भी 18 डेज में, ये क्वेश्चन में दिया होगा, तुमको कुछ नहीं करना है, ओके। उसको यूटिलाइज करके वो आरओसी कैलकुलेशन करना है, ओके। उसके बाद अनदर कॉलम तुमको खुद क्रिएट करना होगा, क्लोजिंग प्राइस ऑफ 7 डे को, 7 डे का हमको क्लोजिंग प्राइस मीन्स ये कॉलम, ओके। ये कॉलम कीजिए। देखो, इस कॉलम के अंदर देखो, फर्स्ट डे को हमको ये ब्लैंक छोड़ना होगा, क्योंकि फर्स्ट डे उसका प्रीवियस 7 डे का वैल्यू तुम्हारा पास अवेलेबल है क्या? फर्स्ट डे करंट प्राइस क्या है? 70 रुपीज, ओके। लेकिन उससे 70 रुपीज फर्स्ट डे का प्रीवियस 7 डेज का जो 7 डेज के अंदर पड़ रहा है उसका वैल्यू पता है क्या? नहीं है ना, वो डाटा नहीं है, इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ दिया। सिमिलरली 72 सेकेंड डे का जो वैल्यू है, उससे उसका प्रीवियस 7 डे का मीन्स सेकेंड डे का प्रीवियस 7 डेज का डाटा है तुम्हारा पास, नहीं है, इसलिए उसको भी ब्लैंक छोड़ दिया। ऐसे कंटिन्यू करना है। कब तक कंटिन्यू करना है? अप टू 6 डे तक। देखो यहाँ पे कितने देर तक, देखो ये 7 डे तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि 8 डे आएगा तो 7 डे का डाटा तुमको मिल जाएगा। देखो 8 डे का वैल्यू कितना है? 75। मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ से अच्छे से ध्यान से उसको देख लीजिए, ओके, क्योंकि ये वैल्यू इज इम्पोर्टेंट। देखो, हमको अभी 75 रुपीज कौन सा डे का वैल्यू? ये 8 डे का वैल्यू है, क्लोजिंग प्राइस है 75 रुपीज। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से करंट प्राइस 75, उसका डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एन पीरियड एगो। एन पीरियड यहाँ पे क्या लिया गया? 7 डे एगो। उसका देखो 8 डे को छोड़ के उसका प्रीवियस 7 डे को कैलकुलेशन कीजिए, ओके। ये पहला डे काट दीजिए, ये 2 3 4 5 6 मीन 6 डे तुमको छोड़ना पड़ेगा। 6 डे का वैल्यू को कंसीडर करना होगा। 6 डे का वैल्यू क्या है? 70 रुपीज, ओके। 75 डिवाइडेड बाई 70 ये प्राइस रेशियो है, ओके। यहाँ से -1 कर दूंगा तो आरओसी निकल के आ जाएगा, ओके। उसको डिवाइड करने से कितना आएगा? 1.07, ओके, 1.07, ओके। ये डिवाइड करने से ये इतना ही डिवाइड करने से इतना आ गया,
वहां से 1 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 0.07, ये क्या है आरओसी आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर आ जाएगा। ओके, ये देखो ये आ गया, समझ में आया। देखो ये क्लोजिंग प्राइस ऑफ 70 को 70 क्यों लिया गया 70, ये देखो ये 8 डे से पिछले 7 डे लास्ट डे का लास्ट 7 डे का ही वैल्यू को कंसीडर करना है, जो 70 रुपीज है इसको मैंने लिया, मैंने आरो मार्क करके तुमको दिखा रहा हूँ। ओके, इस वैल्यू यहाँ पे 75 से डिवाइड करना होगा 70, ये आएगा 1.07, वहां से -1 होगा तो ये 0.07 ये आ जाएगा। ओके, जो फिफ्थ कॉलम है आरओसी कैलकुलेशन का प्राइस रेशियो -1 ये आ जाएगा 0. ये प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। सिमिलरली और 2-3 का मैंने तुमको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, कि कोई एक कैलकुलेशन करने से तुमको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ओके, और 2-3 वैल्यू को मींस कैलकुलेशन करने से अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। ओके, देखो उसके बाद देखो हमने 8 डे का कैलकुलेशन कर चुका हूं। ओके, उसके बाद हमको क्या कैलकुलेशन करना है 9 डे का। देखो 8 डे का हमको ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूँ, सॉरी यहाँ पे ऊपर है। ओके, 8 डेज का कैलकुलेशन कर चुका हूँ। ओके, उसके बाद देखो 9 डे का वैल्यू कितना है, करंट क्लोजिंग प्राइस 78। ओके, उसके बाद उसका पिछले 9 डे का वैल्यू कितना है 78, उसका पिछले वैल्यू क्या है 1, देखो 1 उसको काट दीजिए ऐसे, 2, 3, 4, ओके 4 के बाद उसको 5, 6, ये 7 वाला वैल्यू को लेना होगा 72। 7 डे का क्लोजिंग प्राइस कितना है 72। ओके, 72 अभी 78 डिवाइडेड बाय 72, ये क्या आ जाएगा क्लोज प्राइस रेशियो, जैसे यहाँ पे प्राइस रेशियो का फॉर्मूला ये होता है, ये वो वाला पोर्शन प्राइस रेशियो। ओके, ये कैलकुलेशन करने से कितना आएगा 1.08। ओके, यहाँ से -1 करने से आ जाएगा आरओसी आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर। ओके, ये कॉलम के अंदर 0.08 पॉजिटिव आ सकते, ऐसे हर ईयर का कैलकुलेशन करना है तुमको। ओके, ये एवरी ईयर का। समझ में आया। उसके बाद उसके अंदर हमको ग्राफ के अंदर, ये टेबल के अंदर कैसे आरओसी कैलकुलेशन होता है, आरओसी वैल्यू देखो, आरओसी वैल्यू ये प्लस पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, देखो आरओसी वैल्यू में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी जीरो, ये जीरो भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आरओसी चार्ट ये 11.4 के अंदर ये शो किया गया है। ओके, जो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट दोनों चीज है ऑलिसिटस के अंदर, उसके अंदर ये शो किया गया, मैं तुमको समझाऊंगा। ओके, ये चार्ट क्या है, आरओसी चार्ट क्या है, ये 11.4 के अंदर दिया गया। देखो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है ना, उसके अंदर टाइम होता है। देखो एक्स एक्सिस के अंदर टाइम, जो डे होता है नंबर ऑफ डेज होता है, 1 डे 2 डे, यहाँ पे 8 डेज तक दिया गया है। ओके, उसके बाद जो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस ये वैल्यू ऑफ आरओसी, जो ये वैल्यू, ये कॉलम का वैल्यू यहाँ पे होगा। ओके, ये कॉलम का वैल्यू यहाँ पे होगा। ओके, ये पता होना चाहिए। देखो उसके बाद देखो एक चीज तुमको पता है ना, ग्राफ कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये क्या है, ये 0 से शुरू होता है, ये पॉजिटिव साइड, ये वाला क्या है पॉजिटिव साइड्स, ये वाला पॉजिटिव साइड्स। ओके, ये 1 2 3 4 5 ये पॉजिटिव साइड्स, ये वाला भी पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 ये भी पॉजिटिव साइड्स। नेगेटिव साइड्स ये 1, ये वाला सब नेगेटिव साइड्स। ओके, ये -1, ये -2, ये -3 ऐसे होगा। सिमिलरली ये वाला भी नेगेटिव साइड -1 -2, ये वाला हमको ये चीज वाला कंसीडर करना है, इतना तक इतना तक इतना तक। ओके, ये वाला तो नहीं है, हमें नहीं चाहिए। ओके, इतना तक। ओके, ये ग्राफ का ये कॉमन चीज है। ओके, ये तुमको सबको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं तुमको समझा रहा हूँ। ओके, देखो ये चार्ट देख लीजिए, ये चार्ट के अंदर 2 चीज होगा। ओके, 2 चीज क्या क्या है, पहला है आरओसी, मींस ये क्या है, एक्स एक्सिस के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स बा डेज होता है 8 डेज तक। उसके बाद वाई कॉलम के अंदर क्या है,
ओके, एक्स एक्सिस के अंदर टाइम, वाई कॉलम के अंदर आरओसी का वैल्यू है। ओके, आरओसी का वैल्यू क्या है, इस 0.07, 0.08, 10, 13 तक है, इसलिए उस हिसाब से तुमको ये डिजाइन करना है। ये मिड में 0 रखना है, जैसे मैंने ये भी कर सकते हैं ना, मैंने तुमको दिखाया था 0, 0.02, ये पॉजिटिव वाला, ये नीचे वाला नेगेटिव वाला। ओके, उसके बाद तुमको ये वैल्यू पुट करके ऐसे ग्राफ बनाना होगा। ओके, ये तुमको हैंडमेड बना सकते हो, और अदरवाइज सॉफ्टवेयर भी है, वो सॉफ्टवेयर के मदद के भी ये कर सकते हो। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे पिक्चर डिटेल्स आ जाएगा सॉफ्टवेयर में। ओके, जो investing.com है, वहां से ये पिक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, देखो यहाँ पे तो पिक्चर बन गया। अभी तुमको बता रहा हूँ ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का मीनिंग क्या है। ओके, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए। देखो यहाँ पे मैंने बताया एक्स एक्सिस में क्या होने वाला है, टाइम बाद नंबर ऑफ डेज, वाई एक्सिस में क्या होने वाला है, जो आरओसी का वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, जो आरओसी लाइन अबव द जीरो लाइन, देखो यहाँ पे क्या है, जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू को ऊपर भी जो भी चीज है, ओके, ये अबव आरओसी लाइन इज अबव द जीरो लाइन, द प्राइस इज राइजिंग। ये अबव द जीरो लाइन, जीरो है, ये जीरो है, जीरो का जो ऊपर में हिस्सा है, ये क्या है, ये राइजिंग प्राइस, मींस प्राइस राइज हो रहा है। ओके, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ओके, उसके बाद देखो प्राइस राइज हो रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा अबव द जीरो मींस आरओसी लाइन, अबव द जीरो लाइन, ये प्राइस राइज हो रहा है। ओके, नीचे वाला क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, नीचे वाला जीरो लाइन, जो जीरो लाइन है मींस आरओसी, और प्राइस इज राइजिंग। ओके, उसके बाद जो आरओसी वैल्यू, आरओसी लाइन इज बिलो द जीरो लाइन, द प्राइस इज फॉलिंग। ओके, ये लाइन जीरो लाइन है, उसको ऊपर हिस्सा होगा तो प्राइस राइजिंग होगा, ये नीचे होगा तो प्राइस फॉलिंग होगा। ओके, प्राइस राइज होने से क्या करना है, जो आइडियल मेथड क्या है, वन शुड बाय ए शेयर व्हाट इज ओवरसोल्ड, ओके, एंड सेल ए शेयर्स दैट इज ओवरबॉट। ओके, देखो जब प्राइस इस पोजीशन, प्राइस सबसे मैक्सिमम तो इंक्रीज हो गया, वहां से तुमको क्या करना है, वहां पे सेल करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट के बाद प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। ओवरबॉट पोजीशन में तुमको प्राइस राइज हो रहा है, सेल करके मोटा मुनाफा कमाना है। ओके, उसके बाद जब डिक्रीज होते होते यहाँ पे क्या ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गया, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ओवरसोल्ड में आ जाएगा, तुमको दिखाई दे रहा है धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो गया, यहाँ पे तुमको बाय करना है। ओवरबॉट कंडीशन में तुमको क्या करना है, सेल करना है, और जो मींस ओवरसोल्ड है वहां पे तुमको क्या करना है, बाय करना है। देखो आइडियली वन शुड बाय शेयर ओवरसोल्ड, जहां पे नीचे होगा ओवरसोल्ड होगा वहां पे बाय करना है, क्योंकि प्राइस गिर गया, वहां से तुमको परचेस करना है, उसके बाद प्राइस इंक्रीज होगा तो मोटा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन ओवरबॉट में क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गया है, उसके बाद गिरेगा, लेकिन उस टाइम सेल करके मोटा मुनाफा कमा सकते हो। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद ये ग्राफ भी समझ में आ गया। उसके बाद और एक चीज मैंने बता रहा हूं। ओके, देखो अपॉर्चुनिटी डाउन क्रॉसिंग, ये तुमको अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज करेगा वो अच्छे से बेनिफिट पाएगा। आरओसी हैज टू बी यूज अलोंग विद द प्राइस चार्ट। देखो आरओसी किसके हिसाब से यूज होता है, प्राइस चार्ट के, हमें वहां पे दिखा है बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स इंडिकेटेड द आरओसी शुड बी कंफर्म बाय द प्राइस चार्ट। ये प्राइस चार्ट दिखने से तुमको बाइंग एंड सेलिंग के बारे में कंफर्म क्या मिल जाएगा, ओके, मीन्स साइन मिल जाएगा, एक इंडिकेशन मिल जाएगा कहाँ से परचेस करना है। okay. उसके बाद अनदर एक मैथमेटिकल इंडिकेटर से, ओके, ये क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, आरएसआई, ये याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरएसआई। ओके, ये क्या है, अनदर मैथमेटिकल इंडिकेटर से, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये दिस इज द powerful indicator that signals buying and selling opportunity ahead of the market। ये RSI के मदद से तुम बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी को मेजर कर सकते हो, ओके, मार्केट के अंदर। एंड RSI कैसे कैलकुलेशन होता है, उसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला RSI का, RSI है 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 100 ओवर डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट के अंदर नीचे होगा 1 प्लस RS। ये इसका मतलब क्या है, 100 में तुमको लिख रहा हूं फॉर्मूला। ओके, 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर ये 100, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस RS। ओके,
इतना ही फॉर्मूला, एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसा होता है। ओके, अभी आरएस ये फॉर्मूला यूज करके तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। ओनली आरएस का वैल्यू तुमको कैलकुलेशन करना है। आरएस क्या होता है ये पता होना चाहिए। आरएस जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेशन होता है उसको फॉर्मूला याद रख लीजिए, जो एवरेज गेन पर डे डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस पर डे, मीन्स एक दिन एवरेज गेन पर डे डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस पर डे। ओके, ये कैलकुलेशन होगा। एवरेज देखो यहाँ पे दो चीज, ये आरएस का फॉर्मूला, रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला भी तुमको बता दिया। ओके, उसके बाद ये एवरेज क्या होता है, एवरेज वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। देखो एवरेज जितने भी नंबर ऑफ डेज है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द डेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, ये तो होता है एवरेज होता है कोई भी चीज का। ओके, जैसे सिक्योर्ड मार्क बाय टोटल मार्क्स ये होता है, फुल मार्क्स होता है। सिमिलरली यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूज टाइम पीरियड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आरएसआई क्या होता है, 14 डेज होता है। ओके, देखो एवरेज जितने भी डेट है वो सबका मर्जी है, कैलकुलेशन कर सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, जो मोस्ट कॉमनली टाइम पीरियड यूज होता है ना एवरेज, ये आरएसआई के अंदर 14 डेज के होता है, 14 डेज। ओके, 14 डेज। देखो उसके बाद फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए 14 डे आरएसआई द गेन पर डे और लॉस पर डे इज डिराइव्ड बाय कंपेयरिंग द क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए डे दैट विल बी द प्रीवियस डे ऑफ द पीरियड ऑफ 14 डेज। देखो यहाँ पे गेन पर डे कैसे कैलकुलेशन होगा मैं तुमको यहाँ से बताऊंगा। ओके, गेन पर डे देखो ये एग्जाम्पल्स तुमको देखने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ 14 डे आरएसआई ओके, कॉमनली 40 डे। देखो ये क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ डे। ओके, ये 15 डे दिया होगा, क्लोजिंग प्राइस भी क्वेश्चन में दिया होगा, अदरवाइज तुम स्टॉक मार्केट से ये प्राइस ले सकते हो। उसके बाद गेन पर डे और लॉस पर डे तुमको कैलकुलेशन करना है। ओके, ये कैसे कैलकुलेशन करना है, देखो गेन पर डे क्या है, फास्ट 130, ये फास्ट क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। ओके ओके, ये फास्ट करंट क्लोजिंग प्राइस, उसका पहले वाला क्लोजिंग प्राइस है नहीं है ना। ओके, हम ये गेन और लॉस फर्स्ट डे का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ दिया। क्योंकि ये मींस गेन और लॉस कैसे कैलकुलेशन होता है, करंट डे का क्लोजिंग प्राइस माइनस प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस। यहाँ पे फर्स्ट डे का तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस नहीं है, इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। ओके, उसके बाद सेकेंड डे का क्या है, 132। देखो यहाँ पे मैं तुमको क्लियर कर लेता हूं क्योंकि ये अच्छे से तुमको दिखेगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड डे का क्या है वैल्यू, 132। देखो यहाँ पे 132 माइनस उसका प्रीवियस डे क्या है 130, ये डिफरेंस क्या आएगा, ये 2 आएगा, ये क्या है, गेन है। ओके, ये यहां से आएगा। ओके, करेंट डे से उसका प्रीवियस डे को माइनस करने से जो आएगा, ये गेन कितना रुपीज हो रहा है, 2 रुपीज। यहाँ पे लॉस नहीं है, लॉस में ब्लैंक छोड़ दीजिए। सिमिलरली उसके बाद थर्ड डे का प्राइस कितना हो गया, क्लोजिंग प्राइस 130। देखो जो करंट का क्लोजिंग प्राइस 130 माइनस उसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस कितना था, 132। देखो दिख रहा है ना, 132 था। ओके, ये माइनस करने से -2 आ रहा है, ये -2 क्या है, लॉस में लिख दीजिए 2। ओके, लॉस कॉलम में। सिमिलरली ये फोर्थ डे का 135, उसका प्रीवियस कितना था 130, ये गेन है। ओके, हाईएस्ट प्राइस जो करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस, ऐसे फॉर्मूला यार, करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस। ओके, 135 माइनस 135 है गेन में। ओके, लॉस में उसको छोड़ दीजिए। ओके, सिमिलरली 137 का क्या है, 137 माइनस 135 क्या है, 2 है गेन में। ओके, जो लॉस में उसके पूरा सेम साइड में ब्लैंक छोड़ दीजिए ऐसे। सिमिलरली यहाँ पर 145 है, 145 से 143 माइनस होगा तो 2 गेन है, सिमिलरली उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ऐसे एक साथ चेंज ओवर ये 2 कॉलम को तुमको बनाना होगा, ऐसे कैलकुलेशन कर लिया। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको चाहिए क्या, एवरेज गेन पर डे। एक एवरेज गेन पर डे कैसे कैलकुलेशन होता है, ओके, टोटल गेन्स ऑफ द डे बाय नंबर ऑफ डेज, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। टोटल गेन, ये उसको ये वैल्यू, गेन वैल्यू को ऐड ऑन कर दीजिए, कितना आ रहा है, टोटल गेन 25, टोटल लॉस कितना आ रहा है, ओके 10। यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय ये कितने नंबर ऑफ डेज है, 14 डेज होगा। यहाँ पे 14 डेज डिवाइड होगा, 15 डेज नहीं है।
ओके, तुम नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि ये फर्स्ट डे का ब्लैंक है, क्योंकि ये उसका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस नहीं था, इसलिए 14 डेज हमको कंसीडर करना है। ओके, इसलिए ये 14 डे का भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे 14 डेज नीचे लिखा होगा, नॉट 15 डेज। ओके, गलती से भी 15 डेज नहीं लिखना है। सिमिलरली लॉस का वैल्यू क्या है, 10 डिवाइडेड बाय ये 14, उसको डिवाइड करने से एवरेज गेन आ जाएगा, कितना आ गया। ओके, यहाँ पे देख लीजिए एवरेज डे गेन। ओके, तो 1.786 ये एवरेज गेन कॉलम, एवरेज गेन हो गया। एवरेज लॉस कितना हो गया, 0.716, ये सॉरी 714, ये एवरेज लॉस आ गया। सिमिलरली आरएस का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज गेन पर डे डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस पर डे, 1.786 डिवाइडेड बाय 0.714, वो वैल्यू कितना आ गया, 2.50। उसके बाद आरएसआई का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। आरएसआई का फॉर्मूला पुट क्या है, देखो यहाँ पे 100 फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला मैं एक बार दिखा रहा हूँ। देखो ये आरएसआई का, आरएस का वैल्यू हमने कैलकुलेशन कर चुका है, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, 100 माइनस ब्रैकेट में 100 ओवर 1 प्लस आरएस। ओके, ये फॉर्मूला पुट कर दीजिए, ये एस को ऐसे लिखना है। ओके, 100 माइनस, ओके ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हो, डोंट बुक के अंदर ऐसा लिखा है, लेकिन तुम ऐसे लिखना है, ये अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा। 2.50 ये क्या है, रिलेटिव, उसको ऐड ऑन करके ये कैलकुलेशन कर लीजिए, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 71.42। ओके, 71.42 ये क्या है, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, ये कैलकुलेशन हो गया। ओके, ये 71.42 ये इसका मीनिंग क्या है, ये भी पता होना चाहिए ना। हम तो कैलकुलेशन कर दिया फॉर्मूला डाल के, कहाँ पे यूटिलाइज होता है ये पता होना चाहिए तुमको। देखो ये तुमको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा। ओके, ये देखो देखो यहाँ पे दो चीज आता है ग्राफ के थ्रू, मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा एंड अच्छे से भी अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके, तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, देखो उसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो आरएसआई का वैल्यू 71.42 है, ये कितने होने से अच्छा होगा। ओके, ये तुमको एक स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड नहीं होगा तो तुम कैसे कंपेयर, 71.42 आ गया, तुम कैसे बता सकते हो ये आरएसआई गुड है, हमको परचेस करना है और सेल करना है, कैसे पता चलेगा, उसका एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड भी सेट किया गया। ओके, देखो आरएसआई 15 डेज का, इन दिस वे आरएसआई वैल्यू ये 0 से, आरएसआई वैल्यू कहां से मूव करता है, प्रीवियस 14 डेज का हमने कैलकुलेशन किया, जो आरएसआई का वैल्यू हमेशा 0 से 100 के बीच वेरी करता है, ये 0 से 100 के बीच कोई भी वैल्यू आ सकता है। ओके, डोंट कंफ्यूज इट। ओके, ये 0 से 100 के बीच ये आरएसआई का वैल्यू कोई भी आ सकता है, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू है, ओके ये भी पता होना चाहिए। देखो आरएसआई वैल्यू अबव 670 आएगा तो उसको कंसीडर किया जाएगा ओवरबॉट। ओके, यहाँ पे ओके आरएसआई वैल्यू बिलो 30 आएगा, बिलो 30 आएगा तो क्या उसको माना जाएगा, ये मींस बिलो 30 आएगा तो उसको ओवरसोल्ड माना जाएगा। ओके, देखो ये एक चीज याद रख लीजिए, जब आरएसआई वैल्यू 70 आएगा उसको ओवरबॉट बताया जाता है। ओके, ओवरबॉट कंडीशन, एंड जब आरएसआई वैल्यू 30 के नीचे आता है, ओके 30 से नीचे गिर जाता है, उसको ओवरसोल्ड बोलते हैं, ओवरसोल्ड। ओके, देखो कौन सा कंडीशन में तुमको बाय करना है, देखो जब आरएसआई व्हेन आरएसआई हैज क्रॉस्ड द 30 लाइन फ्रॉम द बिलो टू अबव एंड राइजिंग, ये बाय करना चाहिए, इंडिकेटेड टू बाय। ओके, सिमिलरली जब आरएसआई वैल्यू 70 से ओके फ्रॉम अबव से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तुमको क्या करना है, उसको सेल करना है। मैं तुमको ये ग्राफ से तुमको समझा रहा हूँ। देखो ये नीचे वाला जो एक्स एक्सिस है ये टाइम का व नंबर ऑफ डे का, जो वाई एक्सिस है ये क्या वैल्यू का है, आरएसआई का वैल्यू का है। देखो आरएसआई वैल्यू 0 से 100 के बीच कहाँ भी कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दो इंडिकेटर है, एक बॉट और मीन्स ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। देखो दोनों स्टैंडर्ड फिक्स किया गया। ओके, एक 70 और एक 30 वाला,
जो 70 वाला को टच कर गया, जो RSI वैल्यू इंक्रीज होते होते 70 को टच करके क्रॉस कर गया, ऊपर भी चला गया। ओके, उसके बाद ये ऊपर से गिर रहा है, ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन ये कौन सा पॉइंट को, 70 पॉइंट को टच कर रहा है। इसका मतलब मीन्स प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते इतना हाई हो गया प्राइस, उसके बाद गिरना शुरू हो गया। लेकिन जब गिर के ऊपर से गिर के 70 पॉइंट को टच करेगा, तब तुमको सेल करना है, क्योंकि तुमको वो 70 पॉइंट से नीचे आएगा। वंस ओवरबॉट पोजीशन में प्राइस राइज हो गया, राइज होते होते फिर गिरना शुरू हो गया, गिरते गिरते जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है 70 लाइन को ये टच कर गया, मीन्स तुमको पता लगना चाहिए उसके बाद पूरा गिर जाएगा, लेकिन 70 पॉइंट में इमीडिएटली तुमको सेल करना है। ओके, स्टॉक मार्केट से तुम्हारा पैसा निकालना है। ओके, ये अबव से नीचे तक आएगा एंड 70 पॉइंट को जब कट करेगा, टच करेगा, तब तुमको सेल करने के लिए डिसीजन लेना होगा। सिमिलरली जो नीचे वाला स्टैंडर्ड कितना था, 30 था, 30 RSI वैल्यू आएगा। देखो नीचे तो प्राइस गिरता, देखो ये ऊपर से प्राइस गिर रहा है। ओके, लेकिन गिर गया, 30 से नीचे भी चला गया, नो डाउट 30 से नीचे चला गया, लेकिन नीचे जाते जाते नीचे गया, ठीक है, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर रेज होना प्राइस शुरू हो गया। नीचे से जब इंक्रीज होना शुरू होगा और 35 को बिलो, ओके, बिलो से अबव के लिए जब जाएगा, 30 पॉइंट का कट करेगा, ओके, जब टच करेगा 30 पॉइंट को, तब तुमको बाय डिसीजन। क्यों, देखो प्राइस गिर रहा था, गिरते गिरते 30 जो RSI वैल्यू लाइन को क्रॉस करके नीचे चला गया, उसके बाद नीचे जाते जाते फिर ऐसा एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट से प्राइस फिर अबव उठना शुरू हो जाएगा, बिलो टू ऊपर शुरू हो जाएगा। अंडे उड़ते उड़ते प्राइस जब 30 पॉइंट को टच करेगा, तुमको बाइंग डिसीजन लेना होगा, तुमको उस टाइम शेयर परचेज करना होगा। वहां से क्या तुमको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उसके बाद प्राइस रेज होके 30 पॉइंट टच कर गया, मीन्स उससे बाद इंक्रीज होगा। ओके, वहां से तुमको मुनाफा होगा, क्योंकि उस प्राइस में तुम परचेज करोगे तो लेस प्राइस में परचेज करोगे तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, सेल करके मोटा मुनाफा कमा सकते हो। ओके, ये चीज था, ये पिक्चर का कॉन्सेप्ट था RSI चार्ट के अंदर। ओके, उसके बाद आई थिंक तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। ओके, और कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो उसके बाद और एक चीज है, लास्ट जो इंडिकेटर्स है, मैथमेटिकल इंडिकेटर्स, ये तुमको थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या है, लास्ट मैंने तुमको मैकडी बताया था ना, मैकडी मीन्स, मैकडी का फुल फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, ये क्या होता है, ये वन ऑफ द सॉलिसिटर होता है। ओके, मैकडी, मैं तुमको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, देखो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तुमको दिखाने से तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, क्योंकि अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 कॉलम होने वाला है। ओके, देखो मैकडी जो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है, ये नथिंग बट ये डिफरेंस होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो ये 5 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हमने 5 डेज का कैलकुलेशन कर दिया, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। 5 डे मीन शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिमिलरली सपोज 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करने के लिए बताएगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज का भी तुमने कैलकुलेशन कर दिया, ये हो गया क्या, लॉन्ग टर्म। ऐसे इसका भी वैल्यू है, सपोज मैं लिख रहा हूँ, सपोज 34, 36, ओके, 39, ये आ गया। ओके, ये हमने कैलकुलेशन कर लिया। ओके, ये लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद फर्स्ट डे का जो शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और फर्स्ट डे का लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का डिफरेंस 34, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज कितना है, 34 माइनस 33, ये क्या होगा, ये 1 आएगा। ओके, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज माइनस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, 34 माइनस 33 कितना होगा, ये 1 आएगा। ओके, ये पॉजिटिव 1। ओके, सिमिलरली माइनस भी हो सकता है, ये जो डिफरेंस, ये मैकडी कैलकुलेशन होता है, MCD। ओके, सॉरी, मूविंग एवरेज, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ओके, MACD। ओके, ये थर्ड, ये नेक्स्ट कॉलम होता है,
यहाँ पे ये तो शॉर्ट टर्म है, उसको लॉन्ग टर्म को होना है, उसको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का फर्स्ट डे का डिफरेंस लिखना है यहाँ पे, फर्स्ट डे का मैकडी, ओके। सेकेंड डे का भी सिमिलरली 33.66 से 36 से सेकेंड डे का लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसके बाद ये 33.66 माइनस होने से जो अभी आएगा उसको लिख देने से ये सेकेंड डे का मैकडी आएगा। ऐसे ऑल डे का मैकडी कैलकुलेशन करना है। मैकडी का मतलब क्या है? देयर इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस, ओके। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसको थियोरी तुमको एक बार समझा देते हैं, ओके। उसके अंदर और कोई न्यू चीज नहीं है मैकडी, ओके। देखो जो मैकडी होता है इज एन ऑलिसिटर्स, ये अनदर एक ऑलिसिटर्स है दैट मेजर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कौन कौन होता है? एक शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं तुमको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कैसे कैलकुलेशन होता है? क्लोजिंग प्राइस डाटा से कैलकुलेशन होता है। देखो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये बेस्ड ऑन क्या? क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक मार्केट का डाटा के ऊपर बेस होता है। वहां से जो MACD जो मूविंग मैकडी कैलकुलेशन करते होता है शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस से इजीली आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे और कुछ एग्जांपल है भी तुमको पता होना चाहिए। देखो ये 12 डे और 48 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कॉन्स्टिट्यूट ए पॉपुलर कॉम्बिनेशन। देखो एक 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेशन करना है, एक 48 डे। 48 डे बेसिकली लॉन्ग टर्म आएगा, ओके, और 12 डे है शॉर्ट टर्म आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, ओके। द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैकडी, ओके। देखो ये क्या मैकडी का फॉर्मूला क्या है? डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों का डिफरेंस से मैकडी आता है, ओके। उसके बाद मैकडी वैल्यू कितने होने से अच्छा होगा ये भी पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होने से अच्छा होगा, ओके, ये तुमको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो मैकडी वैल्यू फॉर डिफरेंट डेज आर डिराइव्ड बाय डिडक्टिंग लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर ईच डे बाय द कोरस्पोंडिंग शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैंने तुमको बता चुका हूँ। देखो जो हाईएस्ट जो ये जो लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट को माइनस करने से जो आएगा, ओके। पहले लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस शॉर्ट टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ईच डे का सेपरेटली कैलकुलेशन करना है, याद रख लीजिए, ईच डे का सेपरेटली कैलकुलेशन करना है। देखो उसके बाद कितने डे अच्छा होगा, ओके। देखो यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा? जो एक्स एक्सिस है उसको टाइम में कंसीडर किया जाएगा, जो वाई एक्सिस है ये मैकडी वैल्यू को लिया जाएगा, ओके। सिमिलरली ये ऑलिसिटेट्स होता है इसके लाइन, ओके। यहाँ पे एक चीज तुमको याद रखना होगा, दो MACD जो मैकडी लाइंस क्रॉस द जीरो लाइन, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे, और उसका तो पिक्चर नहीं है यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, ओके। ये वैल्यू ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 0, ये 1 2 3 4 ये डे है, ये मैकडी वैल्यू MACD मैकडी वैल्यू। उसका पिक्चर नहीं है, मैं पिक्चर तुमको बना के दिखा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे मैकडी वैल्यू देखो, ये जीरो लाइन यहाँ पे देखो मैकडी लाइन क्रॉस द जीरो लाइन, ये जीरो लाइन को क्रॉस करके ऐसे ऊपर ऊपर चला गया, ओके, ऊपर चला गया। तो क्या होगा यहाँ पे, ओके, जो मैकडी लाइंस क्रॉस द जीरो लाइन, यहाँ पे क्या होता है? फ्रॉम द अबव द ट्रेंड कैन बी कंसीडर्ड एज टर्न्ड बियरिश। देखो उसको बियरिश मार्केट बोलता है। ये जो जीरो लाइन से मैकडी वैल्यू अबव चला जाएगा तो उसको जीरो लाइन सॉरी बियरिश बोलते हैं। बियरिश मार्केट में क्या होता है? वहां पे सेल करना पड़ता है शेयर को, ओके ओके। उसके बाद जो मैकडी लाइंस जीरो लाइन से नीचे आ जाएगा, ये नीचे तरह आ जाएगा, वहां पे क्या होगा? ये उसका ये ऊपर बियरिश होगा तो यहाँ पे बुल मार्केट आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा बुल मार्केट, यहाँ पे बाय करना चाहिए, ओके बाय करना चाहिए। देखो ये टोटली ऑपोजिट मैकडी
जो उसका जो स्टैंडर्ड है टोटली मीन्स अपोजिट होता है जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, क्योंकि देखो ऊपर वाला जो था ओवरबॉट वहां पे सेल करना था, नीचे वाला जो था बाय करना था, लेकिन यहाँ पे ये ऑल मेथड्स का अपोजिट ही बता रहा है। मीन्स ऊपर जाएगा तो प्राइस, वहां पे तुमको बियरिश मार्केट बताया जाता है, वहां पे सेल करना होगा मैकडी में। ओके, नीचे आएगा तो बुल मार्केट है, वहां पे तुमको क्या करना है, बाय करना है। ये टोटली अपोजिट है अदर मेथड्स का। ओके, ओनली याद रख लीजिए ये अपोजिट। वहां पे ऊपर जाते थे तो सेल करना पड़ता था, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो तुमको क्या करना है, ओके, ये सेल करना पड़ेगा वहां पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रख लीजिए, जो ऊपर जाता है वहां पे बियरिश मार्केट, यहाँ पे सेल करना पड़ेगा। देखो वहां पे प्राइस राइज होता है, ये बियरिश मार्केट, यहाँ पे नीचे आएगा तो ये बुल मार्केट, यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। ओके, देखो मैकडी वैल्यू में और एक बार रिपीट करना हूं, जो मैकडी वैल्यू जीरो लाइन से अबव जाएगा वो बियरिश मार्केट, वहां पे सेल होता है। ओके, सेल होता है। ओके, मैकडी वैल्यू जीरो लाइन से नीचे आएगा तो बुल मार्केट होता है, यहाँ पे बाय करना होता है। ये दो चीज याद रख लीजिए, ये पूरा 100% एक्यूरेट है। ओके, उसका डायग्राम नहीं है, मैंने ये डायग्राम बनाया है, उसको याद। जीरो लाइन से मैकडी वैल्यू ऊपर जाएगा, ये बियरिश मार्केट, वहां पे सेल होता है। जो जीरो लाइन से जीरो लाइन, ये जीरो लाइन होता है। जीरो लाइन से नीचे आएगा तो मैकडी वैल्यू उसको क्या बताया जाएगा, बियरिश बुल मार्केट, वहां पे बाय करना चाहिए। ओके, इतना ही था मैकडी का। ओके, आई थिंक तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद और ये सिमिलरली ये तुमको मैं मैनुअली कैलकुलेशन सिखाया, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं मीन्स थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे, वेबसाइट के थ्रू कैसे तुमको एक क्लिक से कैसे कैलकुलेशन होता है मैं तुमको सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गारू क्लासेस। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गारू क्लासेस, सब्सक्राइब कर लीजिए।